क्या इंडिया एक टैक्स टेररिस्ट कंट्री है? इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये 4 लाख की फीस किसी इंजीनियरिंग या एमबीए कॉलेज की नहीं बल्कि एक प्ले स्कूल की फीस है। पिछले कुछ सालों से मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो रही है। कई ऐसे लोग हैं जो पहले मिडिल क्लास थे पर आज वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। पिछले कुछ सालों से इंडियंस की सेविंग्स में एक बहुत बड़ा फॉल आया है और इस फॉल का सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का हाई टैक्स रेट। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले टैक्स टेररिज्म का मतलब समझना होगा। आपको डिक्शनरी या थेसॉरस में इसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं मिलेगी, पर जब गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स लोगों पे हद से ज्यादा टैक्स लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं टैक्स टेररिज्म। अगर आपको लगता है कि यह हाई टैक्स रेट सिर्फ मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल गलत हैं। साल 2023 में 6,500 मिलियनर्स इंडिया छोड़कर बाहर जा चुके हैं और साल 2022 तक तो यह नंबर 8,000 तक पहुंच गई थी। अब कुछ लोग ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि वो अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छे एजुकेशन सिस्टम या हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बाहर गए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया का हाई टैक्स रेट। इंडिया में अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 39% का टैक्स देना होगा। 30% बेसिक टैक्स रेट के हिसाब से, उसके ऊपर 25% का सरचार्ज और आखिर में आता है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसे मिलाकर यह बनता है 39% का टैक्स। अब ऑब्वियसली इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, लेकिन वो डिडक्शन इतने भी नहीं होते कि इस टैक्स रेट में बहुत ज्यादा फर्क पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग इंडिया छोड़कर जाते कहां हैं? इंडिया छोड़ने के बाद इनके पास 2 ऑप्शन है। या तो ये वैसी जगह जाएंगे जहां इनकम टैक्स बिल्कुल जीरो है, जैसे दुबई, या फिर ये वैसी जगह जाएंगे जहां टैक्स तो ज्यादा है लेकिन उसका एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया से कई बेहतर है। लेकिन क्या यह हाई टैक्स रेट सिर्फ सुपर रिच और मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है? जी नहीं। फोर्ड, हार्ली डेविडसन, जनरल मोटर्स, होलसेम सीमेंट और फिएट, इन सारी कंपनीज में कॉमन क्या है? ये सारी कंपनीज इंडिया छोड़कर बाहर जा चुकी हैं। साल 2014 से लेकर 2021 तक 2783 फॉरेन कंपनीज इंडिया छोड़कर बाहर जा चुकी हैं। इनके इंडिया छोड़ने के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कंपटीशन का बढ़ना, इंडिया का कॉम्प्लेक्स लॉ स्ट्रक्चर, इनके लॉसेस का बढ़ना। लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का हाई कॉर्पोरेट टैक्स। टोयोटा ने अपने बिजनेस एक्सपेंशन को इंडिया में बंद कर दिया है और रीजन बताया है हाई टैक्स रेट। और यही वजह है कि ओयो, फ्लिपकार्ट और फोन पे जैसे स्टार्टअप्स इंडिया के बजाय सिंगापुर में रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट के अलावा सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ही कम है। हमें टैक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है स्टॉक मार्केट में। 2004 से पहले तक स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, जहां अगर आपको अपने शेयर को 1 साल के बाद बेचना है तो आप पे 10% का टैक्स लगता था। पर एट द एंड ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस ही होता है, तो अगर लोगों को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेगी? इसीलिए 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हटाकर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। इससे अगर आप कोई स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो आपको 0.125% का एक मिनिमम टैक्स देना होगा। तो अब आप लॉस करें या प्रॉफिट करें, इससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे ट्रांजैक्शन के टाइम पे ही एक छोटा सा टैक्स काट लिया था। पर साल 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को वापस ले आती है, वो भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हटाए बिना। यानी अब लोगों को एक ही चीज में 2 टैक्स देने पड़ रहे हैं। रिसेंटली एक पोस्ट सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। यह हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का फीस है, जहां हॉस्टल फीस के ऊपर 7 लाख का जीएसटी जुड़ा हुआ है। कहते हैं इंसान को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन टैक्स की दुनिया में भेदभाव करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक गरीब इंसान को भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना कि एक अमीर इंसान को, जिसका प्राइम एग्जांपल है जीएसटी। 2 व्हीलर हमारे लिए भले ही उतना जरूरी नहीं हो, लेकिन एक डिलीवरी बॉय के लिए वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है। इंडिया में जब आप इनकम टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं तो आपको जीएसटी पकड़ लेती है, और जीएसटी एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कई कंपनीज इंडिया छोड़कर बाहर जा रही है। इंडिया के जीएसटी कलेक्शन ने इस बार सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इंडिया के छोटे बिजनेसमैन जीएसटी आने से खुश हैं? चीज़ें जो इसके नियम है वो इतने कठिन है कि आदमी व्यापार करेगा या सरकार के सिर्फ फॉर्मेलिटियाँ पूरी करेगा। जैसे ऑयल सीड है, ऑयल सीड पे सोयाबीन पहले डिक्लेरेशन पे बिकता था, अब इन्होंने ऑयल सीड पे 5% का टैक्स लगा दिया है। उस 5% टैक्स का रिबेट कैसे मिलेगा वो क्लियर नहीं है, हम बिल कैसे बनाएंगे वो क्लियर नहीं है। सिर्फ छोटे ही नहीं, बड़े बिजनेसमैन भी खुश नहीं है। रिसेंटली बजाज ऑटो के सीईओ राजीव बजाज ने गवर्नमेंट को बाइक्स पे जीएसटी कम करने को कहा, और उन्होंने बताया कि आसियान कंट्रीज में भी बाइक्स के ऊपर 8 से 14% का ही टैक्स लगता है। जीएसटी के बारे में सभी लोगों की अलग अलग सोच है। जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, इस जीएसटी को बदलना पड़ेगा।
ये तो कुछ भी नहीं, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देगा। ये टाटा अल्ट्रॉज का बिल है जिसमें गाड़ी का प्राइस 6,94,000 है, जो सारे टैक्सेस लगने के बाद 11 लाख का हो गया। आप इस बिल को एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिए, यहां जीएसटी के अलावा कॉम्पेंसेशन सेस भी जुड़ा हुआ है। इंडिया में अगर आप कार खरीदते हैं तो आपको 1% से लेकर 22% तक का कॉम्पेंसेशन सेस भी देना पड़ता है, जिसके वजह से इंडिया के कार में लगने वाली टैक्स 50% तक पहुंच जाती है। अगर आपको ये टैक्स भी कम लग रहा है तो आपको इसके अलावा रोड टैक्स भी देना पड़ेगा। वन नेशन वन टैक्स। अब इतना टैक्स दे ही दिया है तो थोड़ा टोल टैक्स भी दे दो। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। पर इतने टैक्सेस देने के बाद आप रोड तो छोड़ो, नेशनल हाईवेज तक की कंडीशन आपको अच्छे से पता है। पर सच तो यह है कि यह डेथ लाइन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि बीते 7 वर्ष में इस सड़क पर 1088 सड़क हादसे हुए, जिसमें 590 लोगों की मौत हो गई और मौत की वजह है एनएच की बदहाली। रिसेंटली मारुति के चेयरमैन ने तो यहां तक कह दिया है कि ऑटो सेक्टर 50% टैक्स के साथ कभी ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया में टैक्स इतना ज्यादा क्यों है? इसका जवाब है इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो, और इसी में छुपा है सबसे बड़ा खेल। टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने जीडीपी से कितने % का टैक्स लेती है। मान लीजिए किसी कंट्री की जीडीपी 100 रुपए है और उसकी गवर्नमेंट उससे 10 रुपए का टैक्स लेती है, तो उसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो हुआ 10% का। इंडिया का जीडीपी है $3.7 ट्रिलियन का और इसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 11.6% का। वहीं यूके का जीडीपी है $3.5 ट्रिलियन का और इसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 35% का। और अब आते हैं फ्रांस पे, जिसका जीडीपी है $3.1 ट्रिलियन और इसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 46.1% का। तो इससे हमें समझ आता है कि इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना कम है। लेकिन सवाल उठता है कि इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना कम क्यों है? इसके 2 सबसे बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में शुरू से ही अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, तो जिसका इनकम ही नहीं है वो इनकम टैक्स क्या देगा? लेकिन सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करने से टैक्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जितने भी लोग जो एम्प्लॉयड हैं, क्या जरूरी है कि सबका इनकम इतना ही ज्यादा है कि वो सारे ही टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हो सकता है किसी की महीने की सैलरी 20,000 हो, वो एम्प्लॉयड तो है लेकिन उसकी सैलरी इतनी कम है कि उस पर इनकम टैक्स ही नहीं लगता। अगर आपकी सैलरी 25,000 या उससे ज्यादा है तो आप इंडिया के टॉप 10% लोगों में आते हैं, और इसका रीजन है इंडिया का लो मीडियन सैलरी। एवरेज मंथली वेज के मामले में इंडिया दुनिया में 72 रैंक पे आता है, जहां की एवरेज मंथली सैलरी है सिर्फ 32,800 रुपए। और ये वाकई एक बहुत बड़ा कंसर्न है। गवर्नमेंट को अगर टैक्स ज्यादा लेना है तो उसे इंडिया के मीडियन सैलरी को बढ़ाने पे फोकस करना होगा, जिसके लिए इंडिया को डिग्री बेस्ड इकोनॉमी से शिफ्ट करके हाई स्किल बेस्ड इकोनॉमी पे लाना होगा। इससे इंडिया के टैक्स पेयर्स का बेस बढ़ेगा, और एक कंट्री को क्या चाहिए कि उसके ज्यादा से ज्यादा लोग उसे टैक्स दें। और आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी कहा था कि कम प्रजा से ज्यादा कर लेने से कई बेहतर है ज्यादा प्रजा से कम कर लेना। टैक्स टू जीडीपी रेशियो के कम होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स फ्री होना। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के जीडीपी में 18% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसका पूरा इनकम टैक्स फ्री है। यानी अगर आप एग्रीकल्चर से करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट आपसे एक भी रुपए टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी इस पे कोई कानून नहीं बना सकती। और वैसे भी फार्मर्स किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो कोई भी सरकार इस चीज में कभी हाथ नहीं डालना चाहती। देखिए, मैं ना किसानों के खिलाफ हूं और ना ही किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई गरीब किसान है वो तो वैसे भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आएगा, उसे तो वैसे भी टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो भी हाई प्रोफाइल लोग अपने दूसरे इनकम को एग्रीकल्चर इनकम दिखाकर टैक्स देने से बच रहे हैं, या फिर वैसे लोग जिनकी एग्रीकल्चर इनकम ही करोड़ों में है, वैसे लोगों से तो टैक्स लेना चाहिए ना, वरना हमारा ये टैक्स का प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा और सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो पूरे देश का टैक्स दे रहे होंगे। तो क्या मेरा यह मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट इस टैक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है? मैंने ऐसा कब कहा था? साल 2023 के बजट में गवर्नमेंट ने 87A के रिबेट को 12,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब 7 लाख तक के पर्सनल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25% कर दिया है और कोशिश किया गया है कि टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को और ज्यादा इजी और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। पर अब भी इंडिया को अपने टैक्स बर्डन को कम करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं, पर आपके पास एक तरीका है जिससे आप अपने इनकम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और वो है स्टॉक मार्केट।
इंडिया के पास एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और इस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तूफान सा आ गया है। अगर आपको ये सेक्टर और इसके 3 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जानना है तो सजेशन में आ रहे इस वीडियो को देखिए।